नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट श्री ओम प्रकाश जहांगीर जी, जो कि वर्तमान में अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार नरेश जी, नमस्कार सभी को, सभी समाज बंधुओं को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। नरेश जी, मैं अपने जीवन के बारे में बताने से पहले सर्वप्रथम मैं महर्षि अंगिरा जी, भगवान विश्वकर्मा जी को सादर नमन करके हमारे जहांगीर ब्राह्मण समाज जिसने मुझे जन्म दिया उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य माता पिता और गुरु को सादर नमन, और विश्वकर्मा टुडे चैनल के जो स्वामी थे हमारे परम मित्र आदरणीय श्री आरपी शर्मा जी, उनको भी मैं सादर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहती है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो नरेश जी, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि आपका संक्षिप्त जीवन जी। मेरा जन्म अलवर जिले के गोला का बास बिरकड़ी गांव में हुआ 6 जून 1964 और दौसा से 27 किलोमीटर दूर है। प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई, पास में एक सैंथल हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर हुई। उस वक्त सेकेंडरी स्कूल ही हुआ करता था जी। उसके बाद फिर बांदीकुई गए, बांदीकुई से फिर हम जयपुर आ गए और बीकॉम कॉमर्स कॉलेज से किया, एमकॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया और बाकी की शिक्षाएं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई। जी। शिक्षा के बाद में आपके सरकारी सेवा में कैसे रुझान रहा और आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं? देखो नरेश जी साहब, शिक्षा में शुरू से ही हम प्रभु के आशीर्वाद से, बड़ों की कृपा से मेधावी रहे, इंटेलिजेंट रहे और हमेशा अव्वल नंबर पे आने की कोशिश किया करते थे, हार्ड वर्किंग करते थे। पारिवारिक स्थिति भी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन एक ललक थी, एक भावना थी, मोटिवेशन हमें बराबर मिलता रहता था कि हमें कुछ करना है। और उसी दौरान हम जयपुर में पढ़ने लगे, कोचिंग में पढ़ाते, फिर अपना अध्ययन करते और इस प्रकार से आगे बढ़े। और बीकॉम करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एमफिल किया, एलएलबी की इवनिंग क्लास से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में और एमए इंग्लिश से किया, एमए हिंदी से किया, एमए संस्कृत में किया। उसमें भी ज्योतिष वर्ग ऑप्शनल रखा गया। तो इस प्रकार से इस शिक्षा के पूरी बीकॉम होने के बाद ही मुझे भारत सरकार के डाक विभाग में सेवा का अवसर मिला। बहुत बढ़िया। और प्रारंभ से 32 साल तक मैं भारत सरकार के डाक विभाग में जयपुर में ही पदासीन रहा है। ये ईश्वर की कृपा रही। बहुत खूब। और इन वर्षों में जयपुर शहर में प्रशासनिक कार्यालय में ज्यादा मुझे समय मिला, अच्छी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ। आईपीएस और वरिष्ठ अधिकारियों के सानिध्य में मैं शुरू से ही रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा और पब्लिक डीलिंग के लिए जो भी मैक्सिमम मैं कर सकता था मैंने किया। यहाँ तक कि आपका जो विश्वकर्मा टुडे पत्र है, पत्रिका है, आपके पिता श्री माननीय श्री आरपी शर्मा जी जब मेरे पास आए थे तो उसका प्रथम डाक पंजीयन संख्या आवंटित करने का भी मुझे सौभाग्य मिला, जिसको मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। और उसके बाद भारत सरकार में सेवाएं करते रहे, कई बार कई जगह पर पुरस्कृत भी किया गया और 32 वर्षों तक भारत सरकार की सेवा करने के बाद, क्योंकि मेरे दादाजी का ये सपना था कि ये वकील बने और वकालत करेगा आगे, तो वो मेरे जहन में हमेशा रहती थी और उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने सर्विस में रहते हुए एलएलबी की राजस्थान यूनिवर्सिटी के इवनिंग लॉ कॉलेज से और उसके बाद फिर मैंने भारत सरकार की सेवाओं से वॉलंटरी रिटायरमेंट, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और फिर राजस्थान हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट ज्वाइन किया। बहुत खूब। और ये मेरा शैक्षिक जीवन रहा। मेरा अगला प्रश्न यही था आपसे कि सरकारी सेवा में रहते हुए आप वकालत आपने कैसे चूज किया?
वो मैंने आपसे निवेदन किया कि मेरे दादाजी का ये सपना था और उस सपने को साकार करने के लिए शुरू से मेरे के भावना थी कि मुझे भी कुछ कानून के क्षेत्र में लोगों के भलाई के लिए कुछ ऐसे काम करूं जो कि समाज के लिए बहुत जरूरी है। जी। और वकालत में जाने के बाद समाज के या जिस क्षेत्र के भी लोग आते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मिनिमम शुल्क पर, यहाँ तक कि निःशुल्क सेवाएं भी देनी पड़ती है तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। और ये मेरा समाज के सभी बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन भी है कि कभी भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप सहर्ष मुझे याद कर सकते हैं, आपका स्वागत है। इस प्रकार से वकालत में रुझान हुआ। समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे? देखो नरेश जी साहब, समाज सेवा में रुझान एक्चुअली मैं प्रारंभिक काल से ही थोड़ा सा समाज सेवा से जुड़ा हुआ था। जी। विद्यालय में भी मैं छात्र संघों में सक्रिय रहा और विद्यालय के साथ साथ वहाँ के गांव में, वहाँ के वातावरण में मेरा ये भाव रहता था कि एक दूसरे का सहयोग किया जाए। अपने समाज के बारे में ये धारणा थी कुछ समाज के लिए किया जाए। जी। और कई बार स्थानीय स्तर पर या अन्य लेवल पर भी हमने समाज सेवा के कई काम छोटे मोटे किए। लेकिन वर्तमान प्रदेश सभा कार्यकारिणी के गठन के समय दिसंबर 2020 की बात है ना, तो दिसंबर 2020 में अपने प्रदेश सभा ये प्रदेश सभा का गठन हुआ और उस वक्त माननीय श्री संजय हर्षवाल जी प्रदेश अध्यक्ष, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और इतना मान सम्मान दिया और मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद की अहम जिम्मेदारी दी। और उनके साथ साथ उनके बड़े भ्राता उद्योगपति माननीय श्री अरुण हर्षवाल जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। और फिर जैसे ही डॉक्टर समित शर्मा जी से बातचीत हुई, समित शर्मा जी जो आईएएस हैं, हमारे वरिष्ठ लोकप्रिय आईएएस हैं, बिल्कुल, उन्होंने भी ये कहा कि आप इसको करिए और आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से समाज सेवा में मुझे प्रेरणा मिली। बहुत खूब। और समाज सेवा में प्रेरणा के साथ साथ मुझे एक अच्छा वातावरण मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और बहुत से काम हमारे प्रदेश सभा के द्वारा किए गए। प्रदेश सभा पदाधिकारी के रूप में आपने जो कार्य किए हैं, जो आपकी उपलब्धियां हैं, उसके बारे में आप बताइए। देखो, प्रदेश सभा के पदाधिकारी की हैसियत में एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि प्रदेश सभा की टीम भावना से कार्य हुआ और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय हर्षवाल जी, उनका विजन रहा और सबने मिलके जो 2 साल में बेमिसाल कार्य किए, उन 2 साल 2.5 साल का समय करीब हो गया है जी। तो इसमें 2 साल में बहुत सारे हमारे कार्य हैं जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी की एक समन्वित टीम रही है जी। और सभी ने बड़ा अच्छा काम किया है। समाज के उत्थान, समाज के विकास और समाज को एकजुट करने के लिए समरसता के सिद्धांत का ध्यान रखते हुए अहम कार्य किए हैं। ऐसे ऐसे बेमिसाल कार्य किए हैं जो ऐतिहासिक हैं कि प्रदेश सभा राजस्थान के द्वारा सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। प्रदेश सभा राजस्थान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, उच्चतर शिक्षा में जाना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, आईएएस आरएएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना आजमाना चाहते हैं भाग्य और करना चाहते हैं और पैसे की वजह से या धन की कमी के कारण वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए प्रदेश सभा राजस्थान द्वारा एक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संरक्षक और मुख्य संरक्षक हैं, माननीय श्री डॉक्टर समित शर्मा जी और माननीय डॉक्टर श्री जोगाराम जी जांगीड़ साहब। और इस समिति में 11 मेंबर हैं, जिसमें हमारे 2 आरएएस स्तर के अधिकारी जो सेवानिवृत्त हुए हैं, श्री ओम प्रकाश जी जांगीड़ साहब और श्री देवेंद्र जी शर्मा साहब। उस समिति में मुझे भी सौभाग्य मिला है, मैं भी सदस्य हूं और प्रदेश सभा राजस्थान द्वारा लगभग 34 छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन लिए हैं, उनको भी पूरी शिक्षण शुल्क प्रदेश सभा राजस्थान द्वारा भुगतान किया गया है, आर्थिक सहायता की गई है। प्रदेश सभा राजस्थान के द्वारा वृद्धजनों का सम्मान किया गया है, जो वृद्ध हैं 70 साल से ऊपर के हैं उनका सम्मान किया गया है, प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है,
जितने भी अपने समाज के प्रतिभाएं निखर के आ रही हैं उनका भी एक बार दो बार कार्यक्रम किए गए हैं, उनका सम्मान किया गया है, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है। लेकिन प्रदेश सभा का सबसे बड़ा काम यह है जो 3 सितंबर को होने वाला है, जो महासभा के प्रधान माननीय श्री रामपाल जी शर्मा साहब और प्रदेश सभा के पूरी टीम और समस्त समाज बंधुओं की अनुशंसा पर एक जांगीड़ ब्राह्मण समाज का, हमारे समाज का एक विश्वकर्मा महाकुंभ 3 सितंबर 2023 को होना प्रस्तावित है जी। इसमें कोई किसी का श्रेय नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करें और इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए भी प्रदेश सभा ने आह्वान किया है। उसके लिए विद्याधर नगर स्टेडियम जगह चुनी गई है और उसमें महिलाओं के द्वारा, हमारी जो मातृशक्ति महिलाएं हैं, उनके भी शुभ कर कमलों से 11,000 महिलाओं का कलश यात्रा का भी रखा गया है, आयोजन रखा गया है और हमारी महिला टीम भी इसमें सक्रिय है। प्रदेश सभा के अलावा आप विश्वकर्मा बाल मंदिर के अंदर भी उपाध्यक्ष हैं और वहाँ की उपलब्धियां भी आप बताइए। देखो नरेश जी साहब, विश्वकर्मा बाल मंदिर में मैं गत वर्ष ही आया हूँ। वहाँ पर मुझे वहाँ के जो अध्यक्ष हैं भाई श्री कौशल जी जांगीड़ जी, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी सेवाएं लेना चाहते हैं। तो हमने कहा यार हम तो पहले ही प्रदेश सभा में हैं, नहीं कि सर आपकी सेवाओं की अनुभव की हमें जरूरत है जी। तो हमने कहा ठीक है। तो वहाँ भी मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का सौभाग्य मिल रहा है जी। और उस के अंदर भी प्रभु आशीर्वाद से समन्वित भावना से जहाँ पहले एडमिशन थे उसके डबल एडमिशन्स बच्चों के हो गए हैं और स्कूल में काफी कायाकल्प किया गया है जी। और बहुत जल्द उसमें और भी कायाकल्प होंगे और उसको इंग्लिश मीडियम का या हायर ग्रेड में करने की भी कार्रवाई, अपग्रेड करने के लिए भी कार्रवाई चल रही है जी। और वहाँ भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और वहाँ के बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है समाज के लिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि समाज के कोई बच्चे हों और वो पढ़ने में आर्थिक तंगी के कारण कमजोर हों, गरीब हों और उनको असुविधा हो रही हो, तो विश्वकर्मा बाल मंदिर में आप बच्चों को लाइए, हम पूरी मदद करेंगे उनकी। प्रदेश सभा द्वारा जो जनगणना की जा रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, प्रदेश सभा राजस्थान के द्वारा जो सामाजिक जनगणना का कार्य किया गया है, ये एक ऐतिहासिक कार्य है। युगों युगों तक हमारे समाज में ये स्मरण किया जाएगा, ये अविस्मरणीय कार्य है। इसका सकारात्मक सोच के साथ देखो इसको कि सामाजिक जनगणना की आवश्यकता क्यों हुई। आप देखो, राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हम 3 या 4% बताते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या बहुत होती है, लेकिन जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है हमें वो बहुत कम मिलता है। तो मोटे अनुमान के हिसाब से हम लगभग 20 लाख के आसपास होने चाहिए, जो वर्तमान में जो सूचनाएं मिल रही हैं उसको। अभी अब से पहले कई बार सामाजिक जनगणनाएं अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में की गई है, लेकिन उसका एक समग्र समरी किसी ने नहीं बनाई। इसलिए इसको एकजुट और एक साथ करने के उद्देश्य से प्रदेश सभा राजस्थान के द्वारा हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का यह विजन था कि समाज की संपूर्ण जनगणना को एक साथ एकत्रित किया जाए, संग्रहित किया जाए और ऐसा एक सतत प्रक्रिया लागू की जाए जिसमें कोई बच्चा जन्म लेता है उसी वक्त उसकी जनगणना हो जाए जी। और उसी वक्त उसमें कार्ड भी निकल के आता है, आइडेंटिटी कार्ड आ जाता है। तो इसलिए हमारी प्रदेश सभा की वेबसाइट है abjbm.com और बहुत इजी प्रोसेस है, निःशुल्क सेवा है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं। और आप सबका ये दायित्व है, समाज के सभी सदस्यों, सभी माता पिता, भाई बहनों, सबसे निवेदन है कि आप सामाजिक जनगणना में अपना पूरा योगदान दें और आप तुरंत जनगणना करने की कृपा करें। समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं में मेरे जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं उन सबको मैं सादर निवेदन करता हूं। मेरे समस्त जो साथी हैं उनको मैं निवेदन करता हूं। समाज बंधुओं से मैं एक हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि समाज में सिर्फ और सिर्फ एकजुटता का संदेश दें,
किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रखें। जो भी काम आप कर रहे हो करो, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते खराब मत करो। अपने नेतृत्व पर भरोसा रखो, नेतृत्व के हाथ मजबूत करो और काम करने वाले की टांग खिंचाई मत करो। करने दो काम, आप सपोर्ट करो। सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप दुआ दो, उसके लिए मंगल प्रार्थना करो और आप भी साथ दो। जो जिस स्थिति में साथ दे सकता है, तन से, मन से, धन से, भावना से, प्रार्थना से, वो दे। लेकिन आजकल देख रहे हो आप सोशल मीडिया पे हमारे अमर्यादित भाषा का प्रयोग होकर बहुत सी जगह पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो भी रोका जाना चाहिए प्लीज। इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है और ऐसे लोगों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि आपकी समस्या है, ठीक है, आपकी समस्या हो सकती है, आपका जेन्युइन है, आप वहां की इकाई के कार्यकारिणी की मीटिंग में आप प्रस्तुत कीजिए, प्रदेश सभा के कार्यकारिणी की मीटिंग में आप प्रस्तुत कीजिए, उस पर उचित संज्ञान लिया जाएगा। कई जगह से ये भी देखने में आता है कि कुछ तहसील अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष चार्ज नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए संविधान में प्रावधान है महासभा के, उसके अनुसार कार्रवाई कीजिए। बजाय ये सोशल मीडिया पे हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें जी। और प्रदेश सभा राजस्थान का तो जो कोष का मामला है, कैश का मामला है, ऑनलाइन है, डिजिटल कर दिया गया उसको। आप जैसे ही कोई भी पैसा उसमें डालते हो तुरंत कंफर्मेशन आता है। युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मेरे ये बहुत विशेष मामला है युवा पीढ़ी का। हमारी युवा पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है, तकनीकी क्षेत्र में बहुत बढ़ रही है जी। हमारा समाज बहुत जागृत हो गया है, बहुत विकसित होता जा रहा है, आर्थिक स्थिति से भी विकसित हो रहा है और हमारे समाज में प्रशासनिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर या यूं मान लीजिए राज्य सेवा, केंद्र सेवा, इन सब में हमारे बच्चे जा रहे हैं। हमारे अच्छे अच्छे व्यक्ति पदाधिकारी हैं और समाज हित के लिए काफी काम भी कर रहे हैं जी। लेकिन हमारे युवाओं की कुछ समस्याएं हैं, जैसे समाज में हमारे बच्चे विवाह योग्य हो जाते हैं लेकिन उनकी शादी विवाह के रिश्ते तय करने में भारी असुविधा हो रही है। बिल्कुल। उसका कारण है कि हम माता पिता पहले ध्यान कम देते हैं और उसके कैरियर पे केवल ध्यान देते हैं, उसके वैवाहिक रिश्ते के लिए हम ध्यान नहीं देते। उस पे हमें विचार करना होगा, उस पे हमें जरूर विचार करना चाहिए। और दूसरा इसमें एक और पहलू है कि कुछ लोग, क्योंकि वैवाहिक रिश्ते तय करने में लड़का लड़की के गुण मिलान के आधार पर भी कई बार निर्णय लेते हैं, ठीक है, मान्यताओं के हिसाब से मैं भी इस क्षेत्र में रहा हूं, ज्योतिष मेरा विषय रहा है, इसमें काफी हद तक ठीक है और होना चाहिए, मिलान होना चाहिए। मैं इसके लिए नहीं कहता कि आप मत मिलाओ, लेकिन इसकी एक समस्या यह है कि अगर अधूरा ज्ञान है तो एक मात्र उस दोष के कारण रिश्ते को नहीं खराब करना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मंगल दोष के नाम से एक हवा बना दी, मंगल दोष, नाड़ी दोष, बकुट दोष, इनके अंदर परिहार्य मौजूद है शास्त्र सम्मत। अगर उसका विश्लेषण किया जाए, विवेचन किया जाए तो मंगल दोष, नाड़ी दोष, बकुट दोष के परिहार्य मिल जाएंगे और वो रिश्ता आराम से हो सकता है। तो हमें समाज बंधुओं से, हमारे जो युवक युवती संरक्षक माता पिता हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी न सोचें और इसको गहराई से विश्लेषण करा के ही फिर निर्णय लें। कई रिश्ते अच्छे निकल जाते हैं इसके आधार पर, तो इस पे हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और हमारे एक छोटे छोटे बच्चों में समाज में एक हो रहा है, मोबाइल का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में मानसिक संताप में भी बच्चे आएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। मोबाइल का प्रभाव पॉजिटिव हो, कम से कम हो, बच्चों को दूर रखा जाए। और नंबर इसमें और भी आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, युवा वर्ग को समाज सेवा में कनेक्ट होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है, आगे आ भी रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं। और ये बहुत अच्छी खबर है कि युवा वर्ग सक्रिय हो गया है और समाज सेवा में अग्रणी पंक्ति में आकर पहुंच गया है। इस प्रकार से कहने को बातें बहुत हैं, पर समय अभाव है, पूरी बात यहाँ नहीं कर सकते। कभी फिर मौका मिलेगा, आएंगे। और आदरणीय नरेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आपने मुझे याद किया। महासभा के जो हमारे संस्थापक थे, जो समाज के परम पूज्य संस्थापक थे, उन सब के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे
समाज बंधुओं के लिए खुशहाली की मैं प्रभु विश्वकर्मा जी से मंगल कामना करता हूँ। जय श्री विश्वकर्मा जी, जय भारत, जय श्री राम। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।